हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष। और जैसा कि इवनिंग में फिजिक्स हम पढ़ रहे थे तो उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी भी। जो फिजिक्स का टॉपिक अभी तक हो गया है, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, फोर्स, न्यूटन्स लॉ, तीनों लॉ मतलब जो भी दिए हुए हैं मोशन के लिए तीनों लॉ बताया। उसके बाद में आपको प्रेशर बताया, उसके बाद आपको वर्क पावर एनर्जी बताया, फिर ग्रेविटेशन बताया और इसमें मोमेंटम भी बता चुका हूँ। तो इतने सारे टॉपिक हो गए हैं। अगर आप वीडियोस नहीं देखें तो आप जाइए प्रीवियस वीडियोस को पहले देखिए और इसी सीक्वेंस में बढ़िए। अगर आप जिस तरह से मैं अरेंज किया हूँ टॉपिक को अगर उस वे में देखेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी समझ बढ़ेगी। रीजन मैं बहुत सोच समझ के उसी ऑर्डर में उस चीज़ को ऑप्ट किया हूँ। अभी जो आज मैं पढ़ाऊँगा वो दो टॉपिक होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन और हीट। देखिए एनसीईआरटी का हिस्सा नहीं है किंतु एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से इन दोनों टॉपिक को मैं कवर कराऊंगा अभी आज के वीडियो में। और एक बात आपको बताऊं कि अगर आप ह्यूमन ज्योग्राफी का वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दिया हुआ है, सीधा प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें 30 वीडियोस हैं और पूरी ह्यूमन ज्योग्राफी आपका कवर होगा। साथ साथ मॉर्निंग टाइम पे मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ तो 11th क्लास की पॉलिटी ऑप्ट किया, किंतु 11th क्लास की पॉलिटी के बियॉन्ड जाके मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए हैं। इन वजह से सारे वीडियोस की लिंक मैं प्लेलिस्ट में दे दिया करता हूँ, आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया करता हूँ। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करेंगे तो सीधा प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा और जो भी वीडियोस हैं उसको आप देख सकते हैं। अब आपको मैं अगली कड़ी में मैं बताना चाहूँगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, कैसे गति करता है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले देखिए SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन या सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति जब इसमें मैं बताने की कोशिश करूँगा तो कुछ जो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है आवर्त गति। क्या कहलाता है पीरियोडिक मोशन या आवर्त गति। देखिए किसी निश्चित समय अंतराल में कोई पिंड यदि अपनी गति को बार बार दोहराता है, रिपीट करता है, तो ऐसी गति को आप क्या कहेंगे, आवर्त गति कहेंगे। जैसे आपको पता होगा कि अगर कोई सन है, अगर कोई क्या है एक ही है, तो सन के चारों ओर कौन घूम रहा होता है भाई, अर्थ। ठीक है, देखेंगे इस तरह से। और अगर अर्थ देखेंगे घूम रहे इस तरह से तो मतलब कि एक निश्चित समय अंतराल में आपको पता होगा 365 दिन का अराउंड ये हम घूम जाते हैं। 6 घंटा जो लगता है एक्स्ट्रा वो हर 4 साल पर 6 घंटा मिलके 24 घंटा बनता है, तो एक दिन बढ़ जाता है जिसको आप कहते हो प्यार से लीप ईयर। तो इसीलिए जब लीप ईयर आता है तो फरवरी एक बढ़ जाता है। फिलहाल 365 मान के चलिए। अब देखिए इस तरह से रोटेट कर रहा है तो ये हुआ ना निश्चित समय अंतराल में। अर्थ के चारों ओर कौन घूम रहा होता है, आपको पता ही होगा, मून। तो इसीलिए मैंने एग्जाम्पल दोनों ऑप्ट किया है, पृथ्वी की गति और चंद्रमा की गति। क्लियर। दूसरी बात है दोलन गति। दोलन गति लगभग पीरियोडिक मोशन की तरह ही होता है, एक ही बात है, किंतु इसका थोड़ा डिफरेंस है, वो बता देता हूँ मैं। किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर या इर्द गिर्द लिखा रहेगा कहीं पे, कोई अगर पिंड गति करता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, दोलन गति बोलेंगे। जैसे सरल लोलक घड़ी की गति। कई बार आप देखते होंगे किसी के ऐसे घर में इस तरह से अगर कोई घड़ी है तो उसमें एक नीचे देखते होंगे पेंडुलम लगा रहता है और ये इस तरह से गति कर रहा होता है। तो यही जो कहलाएगा सरल लोलक घड़ी की गति कहलाएगा और उसको आप क्या कहेंगे, दोलन गति कहेंगे। अगली बात जो है समझने की वो है सरल लोलक क्या होता है, सिंपल पेंडुलम क्या होता है। देखिए ऐसा प्रबंध जिसकी एक डोरी, जिसमें किसी एक डोरी का एक हिस्सा कहाँ रहेगा, किसी चीज में फिक्स्ड किया हुआ रहेगा, दूसरा हिस्सा बिल्कुल फ्री रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। वो एक हिस्सा क्या करेगा, इधर जाएगा, दोलन करता हुआ नजर आएगा आपको। ठीक है, तो जब देखेंगे मिड बिंदु से, मध्य बिंदु से मैक्सिमम जितनी दूरी तक जाएगी उसी को क्या कहोगे आप, आयाम कहोगे। तो अभी आपको समझाता हूँ। फिलहाल ये डोरी कैसा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, और दूसरी इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा लंबाई होगी तो ये सही तरीके से दोलन नहीं करेगा, और अगर बहुत ज़्यादा मोटी डोरी होगी तो भी सही तरीके से दोलन नहीं करेगा। अब देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है, आयाम क्या होता है। अभी आपको समझा रहा था कि मध्य स्थिति से बॉब, मतलब ये इसको बॉब कहते हैं, ये जो छोटा सा है ना बॉब की अधिकतम दूरी। तो देखिए मध्य बिंदु तो ये है, तो यहाँ से जो अधिकतम दूरी ये होगा तय करेगा उसी को आप क्या कहोगे, एम्पलीट्यूड कहोगे, आयाम कहोगे। और दूरी है इसका मतलब इसका यूनिट क्या होगा, मीटर में होगा। जैसे अगर मैंने इसको O पॉइंट कहा, इसको B कहा, तो OB इज इक्वल टू इधर से OA, तो ये दोनों हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। दूसरी बात है आवर्तकाल, टाइम पीरियड। अब देखिए टाइम पीरियड में क्या है, एक दोलन पूरी करने में, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक दोलन पूरी करने में लगा समय को क्या बोलेंगे, आवर्तकाल बोलेंगे।
जाहिर सी बात है जितना समय लगेगा इसका मतलब आवर्तकाल का जो यूनिट देखेंगे वो क्या होगा, सेकंड होना चाहिए। अब देखिए फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, तो आवृत्ति मतलब क्या होगा, एक सेकंड में जितनी बार दोलन होगी, मतलब अगर ये पेंडुलम है एक सेकंड में जितनी बार ये दोलन कर लेगा उसकी जो संख्या होगा उसी को क्या बोलेंगे आप, आवृत्ति बोलेंगे। देखिए एक सेकंड में जितनी पूर्ण दोलन होती है उसे दोलन की आवृत्ति कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सॉरी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगा, हर्ट्ज होगा। कल अब जब मैं आपको साउंड पढ़ा रहा था तो मैं बताया था वहाँ पे कि साउंड की यूनिट डेसिबल होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, सॉरी आवृत्ति हर्ट्ज नहीं होती है, क्योंकि आवृत्ति की यूनिट हर्ट्ज होती है। क्लियर है ये बात? अब आप समझिए कि जो आवृत्ति होगा उसको कैसे डिनोट करते हैं, 1/t, टी बोले तो टाइम पीरियड। अब देखिए इसका इस टी का मतलब टाइम पीरियड का एक अलग फार्मूला होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होगा, 2π√L/g। ये देख रहे हैं आप, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, तो आपके दिमाग में हमेशा ये याद होना चाहिए। तो t इज इक्वल टू 2π√L/g। इसमें देखिए रिलेशन कई बार पूछेगा इस t से इस L का, इस t से g का। तो देखिए आपको एक बार बताता हूँ, पाई को आपको पता होगा 3.14, इसकी वैल्यू है, फिक्स्ड क्वांटिटी है ये। दूसरी बात g का वैल्यू है 9.8, ये बदल नहीं सकता। इसका मतलब वेरी क्या करेगा, L करेगा, किसके साथ, टाइम के साथ, टाइम पीरियड के साथ। तो L और T में रिलेशन होगा, इसके अलावा कोई भी चीज T से डिपेंडेंट है क्या, नहीं है। तो इसी संदर्भ में मैं बता रहा हूं कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है टाइम पीरियड। दूसरी बात, लंबाई पर निर्भर करता है टाइम पीरियड। समझ पा रहे हैं? अब देखिए T मतलब अगर L इन्फिनिटी हो जाएगा तो T क्या होगा, इन्फिनिटी नहीं होगा, 84 पॉइंट समथिंग सेकंड होता है। ये बात आप दिमाग में रख सकते हैं। अगली बात बता रहा हूँ सेकेंडरी लोलक की, और देखिए ध्यान रखिएगा, इससे बहुत बार क्वेश्चन है, टाइम पीरियड को अगर दुगुना कर दिया जाएगा तो रस्सी की लंबाई पे क्या फर्क पड़ेगा, या रस्सी की लंबाई 4 गुनी कर दी गई है तो टाइम पीरियड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अभी अगर L है तो इसको अगर 4L कर देंगे, इसका मतलब क्या होगा, तो दोगुना हो जाएगा ना, टाइम पीरियड दोगुना हो जाएगा। तो कई बार आपसे पूछेगा, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, अगर L को आप 4 गुना कर दोगे तो T क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, 2 गुना हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, बाकी टॉपिक आसान है। अब देखिए सेकेंडरी लोलक, सेकेंड पेंडुलम किसको कहेंगे, यदि लोलक का आवर्तकाल कितना हो जाए, 2 सेकंड हो जाए। तो सेकंड तो इसी को तो बोलते हैं ना भाई, 2, इसी को सेकंड क्या हो गया। तो सेकेंडरी लोलक का जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड हो जाए वो सेकेंडरी लोलक कहलाएगा। अब जो पार्ट बचा हुआ है वो है हीट, तो हीट को अब मैं बताता हूँ। सेकेंड पार्ट हीट है, उसको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि हीट है क्या, इसका डेफिनेशन वगैरह आता है। तो क्या है हीट, एक ऊर्जा है, ठीक है, जो तापमान को एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तरफ स्थानांतरित करता है। कैसे करता है, अगर देखेंगे किसी का हीट मतलब, या फिर कह सकते हो तापमान अगर बहुत ज़्यादा है तो वो उधर जाएगा जिसकी तापमान कम होगा। जैसे कोई 2 वस्तु है, मान लीजिए एक रेड मार्कर एक ग्रीन मार्कर, ये बहुत ज़्यादा हीट है, तो अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो अगर इसके देखिएगा हीट एक्सचेंज कैसे होगा, अगर इन दोनों को साथ में रखेंगे तो ये अपने आप गर्म होने लगेगा। यदि गुड कंडक्टर होगा तब, बैड कंडक्टर के साथ ऐसा नहीं होगा। तो अगर हीट एक्सचेंज होने लग जाएगा, वही मैं कह रहा हूँ, ठीक। दूसरी बात देखिए, इसका मात्रक कई बार पूछता है कि यूनिट क्या होगा। यूनिट SI यूनिट इसका जूल होता है, वैसे कहीं कहीं कैलोरी भी यूज करते हैं, और इन दोनों में एक रिलेशन होता है दोस्त, वो भाई कई बार एग्जाम का हिस्सा बना हुआ है कि इसका रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन होता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना, 4.2 जूल। इस पर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, ये क्वेश्चन आता है, और अगर आप कन्वर्ट करने दे तो गलती मत कीजिएगा। तापमान को मापने हेतु डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर, ये 4 स्केल यूज किया जाता है, ठीक है। इन 4 स्केल जो भी डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन है, इनमें एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन से कई बार आप एग्जाम में देखोगे क्वेश्चन आते रहते हैं। डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करें, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में चेंज करें, हो सकता है डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करें और केल्विन से र्यूमर में चेंज करें। कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम आसान सी चीज़ है। एक छोटा सा चीज़ आपको याद रखना है, सारे को कन्वर्ट। रिलेशन देखना चाह रहा हूँ मैं कि इन सब में क्या हो रहा है। देखिए, अगर कई बार आपका देखे होंगे कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में रहता है रिलेशन, C/100 इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो दोस्त, K-273/100, क्योंकि हमें केल्विन और डिग्री सेल्सियस में ही रिलेशन है, बाकी को भूल जाइए। अब देखिए ये दोनों कट कर दीजिए, C इज इक्वल टू क्या बचा, K-273 डिवाइडेड बाई समथिंग कुछ नहीं है, तो इसका मतलब K इज इक्वल टू क्या करोगे, इसको इधर भेज दोगे C+273। तो अगर कोई कहता है कि 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलें तो डिग्री सेल्सियस यहाँ है भाई, प्लस कर दीजिए, 273 कर दीजिए, कितना आएगा, 283 केल्विन में आ जाएगा।
तो 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 283 केल्विन। हो सकता है कोई कहे कि 283 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलें, कोई दिक्कत नहीं है, जो दिया रहे उसको वैल्यू पुट कीजिए, दूसरा अपने आप निकल के आ जाएगा। कई बार आप देखते होंगे कि र्यूमर में पूछ देगा कि केल्विन और र्यूमर में रिलेशन निकाले, इन दोनों से निकाल लीजिए। कई बार र्यूमर और फ़ारेनहाइट में करेगा तो निकाल लीजिए, कई बार डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में निकालने बोलता है। ठीक है, अगली बात जो बताऊंगा उष्मा का स्थानांतरण, दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट, कैसे ट्रांसफर होता है। अब देखिए 3 विधि है, क्या क्या है, चालन है, संवहन है और विकिरण है। ये तीनों विधि को मैं आपको बहुत सरलता से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए चालन का मतलब होता है जब दो बॉडी कांटेक्ट में आ जाए, समझ रहे हैं, जब तक टच में नहीं होएगा तब तक चालन नहीं होएगा। इसका मतलब क्या हुआ, संपर्क में वस्तुओं का होना जरूरी है। और कैसे हीट जाएगा, हाई से लो की तरफ फॉलो करेगा। ठीक है, हाई हीट टू लो हीट, मतलब जितना, अगर मान लीजिए इसका कोई कहता है कि 40 डिग्री सेल्सियस है और इसका 20 है तो जाहिर सी बात है हीट इधर जाएगा। लेकिन अगर हो सकता है ये 80 हो, ये 40 है, तो उस समय हीट इधर जाएगा। आपको इसे समझना है, समझ पा रहे हैं ना। अगली बात बोल रहा है कि सॉलिड वस्तुओं में सामान्यतः चालन होता रहता है। ठीक, अगली बात देखिए संवहन क्या है। संवहन, और एक और शब्द पढ़े होंगे ज्योग्राफी में आप, अभिवहन। अभिवहन हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर करता है, वहीं अभिवहन संवहन कैसा रहेगा, वर्टिकल अर्थात ऊर्ध्वाधर। अब देखिए ये जनरली आपको कैसा कहाँ मिलेगा, तरल और गैस में मिलेगा। एक और बात, जब आप खाना बना रहे होते हो या पानी वगैरह गर्म करते हो तो हीट ऐसे निकल रहा होता है ना, तो कैसा होता है, ये ऊर्ध्वाधर होता है, उस समय आप कहोगे संवहन है। अगली बात है विकिरण, रेडिएशन। देखिए रेडिएशन के लिए माध्यम का होना रेडिएशन के लिए माध्यम का होना जरूरी नहीं है। जब मैं साउंड पढ़ा रहा था तब आपको बताया था कि साउंड विदाउट मीडियम ट्रैवल नहीं करती, अर्थात उनके लिए मीडियम होना चाहिए, आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन लाइट के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, लाइट विदाउट मीडियम ट्रैवल कर सकती है। इसी वजह से निर्वात में, वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करती, बल्कि लाइट ट्रैवल कर जाती है। सेम चीज़ यहाँ देखिए, मैं क्या बोला कि मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे सूर्य की प्रकाश कहीं से कहीं भी पहुँच जाएगी, उसको कोई मतलब नहीं है मीडियम से। ठीक है, अगली बात मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहूँगा, फेज चेंज, एक फेज से दूसरे में कैसे जाते हैं। आपको पता होगा कि जो पदार्थ होते हैं उसके 3 अवस्था होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हमेशा क्या होता है, एक फेज से दूसरे में और दूसरे फेज से तीसरे में कन्वर्ट होता रहता है। तो कई बार इस कन्वर्जन से क्वेश्चन आते रहते हैं, आपको मैं बहुत सरलता से बताऊँगा ये भी। देखिए जब सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो क्या होगा, मेल्टिंग कहलाएगा, मेल्ट हो जाना, गल जाना। जैसे आइस क्यूब होता है, आप लोग लेके आते हो और उसको रखते हो तो धीरे धीरे, चूंकि रूम टेम्परेचर ज़्यादा है, उस क्यूब का टेम्परेचर कम है, तो ज़्यादा उसको हीट रिलीज कर जाता है, इसका मतलब मेल्ट हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, मेल्टिंग कहेंगे। क्लियर सी बात है। लेकिन अगर ये लिक्विड मान लीजिए कि सॉलिड में चेंज होने लगे तो उसको बोलते हैं फ्रीज करना। कहाँ रखते हो आप, उस समय बर्फ बनाने के लिए फ्रीज में रखते हो। इसी तरह से आप इसको याद रख लीजिएगा कि फ्रीजिंग क्या होगा, सॉलिड बनाएंगे लिक्विड से। हिमीकरण हिंदी में बोलेंगे, इसको गलन बोलेंगे हिंदी में। अब देखिए लिक्विड से कैसा होगा, वाष्प में बदलेगा। तो लिक्विड से वाष्प में, मतलब सुने होंगे ना वाष्पीकरण, जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो कोई भी देखे होंगे किसी भी नदी वगैरह के क्षेत्र में जब तापमान आता है तो ऊपर की सतह को, पानी को गर्म करके उसका ऊपर उठना होता है। जब मैं वहाँ बताऊंगा फिर मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा। तो फिलहाल समझिए कि पानी गर्म होता है तो धीरे धीरे वो उठता है ऊपर, तो वाष्प में बदल जाता है। वही चीज़ है, जब लिक्विड वेपर के फेज में जाएगा तो उसको बोलेंगे वेपराइजेशन, हिंदी में बोलेंगे वाष्पीकरण। अब देखिए हो सकता है कि गैस से बदलने लग जाए लिक्विड में। जब आप देखे होंगे कि वर्षा होती है उसके पहले संघनन की प्रक्रिया होता है। इसका मतलब क्या होता है, गैसियस जो बूंद होते हैं वाष्प वाले गए हुए थे, वो क्या होगा, धीरे धीरे बूंद बनने लग जाएगा, पानी में बदलने लग जाएगा, उसको कंडेंसेशन कहेंगे। ठीक, अब एक बात और समझिए, हो सकता है सॉलिड से डायरेक्ट क्या बन जाए, गैस में चेंज हो जाए। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए, उसको बोलेंगे सब्लिमेशन और ऊर्ध्वपातन। जैसे देखते होंगे आप कपूर, जो फिनॉल की गोली कहते हो, कपड़ों में रखते हो, वो अगर आप रखा रहेगा धीरे धीरे गोली क्या होता है, छोटा होता चला जाता है। कोई मैजिक हो रहा है क्या, नहीं, वो क्या हो रहा है, सब्लिमेशन वर्ग क्रिया के तहत ऊर्ध्वपातन होने के कारण वो उड़ जाता है। क्लियर। अगली बात देखिए, हो सकता है गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आ जाए, इसको डिपोजिशन या निक्षेप कहते हैं। पूरी प्रक्रिया को आपको याद रखना होगा, कहीं से भी वो क्वेश्चन कर लेता है या तो कई बार मैच कराने देता है। ठीक, अगली बात देखिए, एक नया चीज प्लाज्मा, कई बार यहाँ से भी जोड़ के पूछता है, मैं जानबूझ के इसको भी कवर कर लिया हूँ। ये हालांकि यहाँ का टॉपिक नहीं है परंतु आपको जानना चाहिए तो यही बता देता हूँ। देखिए गैस से अगर प्लाज्मा में चेंज होगा तो उसको कहेंगे आयोनाइजेशन, और प्लाज्मा से अगर गैस में चेंज होगा उसको बोलेंगे रिकम्बिनेशन। क्लियर है। अब एक बात और समझिए, यहाँ पे कुछ 2-4
डेफिनेशन है जो पूछता है और उसकी यूनिट पूछ रहा होता है, जैसे गुप्त ऊष्मा। अब देखिए, एक फेज से दूसरे फेज में जाने के लिए हीट देने की आवश्यकता होती है, जो आप जितना हीट देंगे वही कहलाएगा गुप्त ऊष्मा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए सॉलिड से लिक्विड फेज में चेंज करना है और अगर आपको हीट देने की आवश्यकता है, तो जो जितनी मात्रा में आप हीट देंगे वो आपका गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट कहलाएगा। जैसे क्या है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हेतु दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहेंगे। यूनिट क्या होगा, जूल प्रति केजी। क्लियर है बात। दूसरी बात है विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। वस्तु के इकाई द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए दी गई आवश्यक ऊष्मा को ही विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट कहेंगे। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होती है जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। ठीक है, कई बार यहाँ डिग्री सेल्सियस दे देगा, कई बार आपको फ़ारेनहाइट दे देगा और परेशान करेगा, एग्जाम में गलत करवाने की कोशिश करेगा। तो ध्यान रखिएगा, जे के बाद के आता है भाई, ऐसे कुछ करके, ठीक है, तो गलती नहीं होगी आपसे। अब देखिए, एक ट्रिपल पॉइंट होता है, ट्रिक बिंदु कहते हैं, वैसा पॉइंट जहां पे तीनों अवस्थाएं एक साथ मिलेगी, अर्थात सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फेज आपको एक साथ अगर मिलेगा तो उसको आप क्या बोलोगे, ट्रिपल पॉइंट बोलोगे। ठीक है, ये जो बता रहा था। अब इस तरह से ये दोनों चैप्टर में समाप्त किया, हीट भी और दूसरा सिंपल हार्मोनिक मोशन भी। तो इन दोनों से जो क्वेश्चन आएंगे हम, अब मैं उम्मीद करता हूँ भली बात आप सोल्व करने में सक्षम होंगे। साथ साथ देखिए, अगर आप लोग को वीडियो सही लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर करें। सारे वीडियोज की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, आप जाएं चेक करें, वहाँ से प्लेलिस्ट बना के फोल्डर बना हुआ है सबका। और अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा, कुछ लोगों को बोलते हो कि प्लेलिस्ट नहीं मिलता, तो मेरे दोस्त, अगर आप वीडियोज यहाँ पे देख रहे हो, इस तरह से चल रहा होगा, तो इसके ऊपर आप देखिएगा इस कॉलम में आता है इस तरह से बना हुआ, तो इधर कहीं लिखा रहेगा आपका प्लेलिस्ट, समझ रहे हैं, यहाँ लिखा रहेगा वीडियोज, यहाँ रहता है होम, ऐसा कुछ बना रहेगा आपका, तो इस तरह से यहाँ रहेगा आपके लिए प्लेलिस्ट लिखा हुआ, तो आप चेक करें, उसमें अगर जाइएगा तो लगातार वीडियोज आपको मिलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के। जनरली अब तक मैं ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस पढ़ा रहा हूँ, जैसे ही पॉलिटी समाप्त होगा मैं हिस्ट्री की तरफ मूव करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों को जरूर शेयर करें, हमारा एजेंडा वही है कि हम लोगों तक पहुंच सके, आप मदद जरूर करेंगे, इतनी उम्मीद रखता हूं मैं। धन्यवाद।